हेलो स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है। आज हम आयकर के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2008-9 में रमेश की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपए थी। वह सामान्य भविष्य निधि खाते में 1000 रुपए प्रति माह जमा करता था तथा उसने 12,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम दिया था। यदि 1.5 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं है तथा 1.5 लाख रुपए से अधिक आय पर 10% की दर से आयकर देय हो एवं सभी बचत छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए हो तो उसके द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए। और शिक्षा उपकर 3% है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो रमेश है उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए वार्षिक आय में हमको आयकर कैलकुलेशन करना है, लेकिन उसने क्या किया हुआ है कि उसने कुछ बचत किया है। 1000 रुपए हर महीने वो सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करता है और साथ ही साथ वो 12,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी में जमा करता है। वार्षिक मतलब उसको साल भर में एक बार उसने 12,000 रुपए जमा किया हुआ है। और इस तरीके से अगर 1.5 लाख रुपए तक अगर आयकर की छूट मिलती है तो 1.5 लाख से आगे अगर आयकर की जो दर है यदि 10% है तो कितना आयकर निकलेगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो कल हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा हुआ था कि आयकर के कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उसी सीरियल में आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें वार्षिक आय। वार्षिक आय, तो यहाँ क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ते जाना है और उसकी वैल्यूज लिखते जाना है। तो यहाँ रमेश की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपए थी। तो वार्षिक आय है 3 लाख रुपए, ये पहला हो गया। सेकंड, अगर क्वेश्चन में दान की राशि होती है तब हमको सेकंड स्टेप में दान की राशि लिखनी होती है, पर यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं दान का उल्लेख नहीं है तो दान वाली राशि को हम छोड़ेंगे। उसके बाद सेकंड में हम आ जाते हैं बचत। उसने साल भर में क्या क्या बचत किया हुआ है। तो पहला उसने बचत किया है सामान्य भविष्य निधि खाते में 1000 रुपए प्रति माह बचत किया है। यहाँ आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे बहुत सावधानी से आपको पढ़ना है कि प्रति माह होता है या वार्षिक दिया है। किसी किसी क्वेश्चन में उसने अर्धवार्षिकी बचत के क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्या किया है उसने, सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि में क्योंकि उसने प्रति माह 1000 कहा है तो 1000 और साल भर में कितना हो जाएगा 1000 गुणा 12। तो सामान्य भविष्य निधि में उसने 12,000 रुपए एक साल के जमा किए, क्योंकि हर महीने 1000 कर रहा है और 12 महीने तक वो करेगा तो 12,000 रुपए उसके साल भर में जमा हुए। और क्या किया है उसने, 12,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम दिया था। तो वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी, तो जीवन बीमा पॉलिसी में उसने वार्षिक प्रीमियम दिया था, यानी साल में उसने एक ही बार दिया हुआ है। कितना दिया है, 12,000 रुपए, और एक ही बार दिया है क्योंकि साल भर का है, इस कारण से टोटल इसका हो गया 12,000 रुपए। इसके बाद में उसने और कोई जमा नहीं किया है। तो यहाँ पर कुल बचत हम देखते हैं 12 और ये 12,000, तो 24,000 रुपए उसकी बचत होती है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इसमें कहा है कि सभी बचत छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तक हो सकती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बचत है वो उसने 24,000 रुपए साल भर में किया है और 1 लाख रुपए तक की यदि उसने बचत की होती तब वहां तक उसको छूट मिल सकता था। तो क्योंकि 1 लाख रुपए से ये अमाउंट कम है तो इसलिए टोटल बचत हम 24,000 रुपए को ले सकते हैं। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा होता तब हम उस अमाउंट को ना लेकर के 1 लाख जो कम होता है उसको लेते हैं। तो यहाँ उसकी बचत हो गई 24,000। तीसरा स्टेप हम लिखते हैं कर योग्य आय। कर योग्य आय, आपको इसके स्टेप्स याद रखने हैं। पहला वार्षिक आय, दूसरा बचत, तीसरा कर योग्य आय। कर योग्य आय का मतलब होता है कि वार्षिक आय में से बचत को आपको माइनस करना है। तो कर योग्य आय यानी आपको लिखना है वार्षिक आय माइनस बचत। तो वार्षिक आय कितनी है उसकी, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए में से हम बचत को माइनस करेंगे, यानी 24,000 रुपए को माइनस कर देंगे। तो यहाँ ये हो गया 0, 6 और 7, 2,76,000 रुपए उसकी कर योग्य आय है।
अब इस कर योग्य आय में हमें आयकर कैलकुलेट करना है, तो चौथा नंबर का स्टेप होता है आयकर की गणना। आयकर की गणना, तो आयकर की गणना कैसे करते हैं, तो आपको जो दिया हुआ है क्या कहा है कि 1.5 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है। उसकी जो टोटल आय अभी जो बची हुई है, जो कर योग्य आय है, तो देखिए क्या है, 2,76,000 रुपए है। ठीक है, इस 2,76,000 रुपए में से अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जीरो से लेकर के जो 1.5 लाख रुपए तक की जो राशि थी, यानी 1,50,000 रुपए तक की जो राशि थी, यहाँ तक की राशि के लिए उसे कोई आयकर नहीं देना है। ओके, और 1.5 लाख रुपए से उसकी जितनी भी अधिक आय आई हुई है, उतनी आय का उसे 10% दर देना है, 10% की दर से आयकर देना है। तो उसकी आय कितनी बची हुई है, 2,76,000 रुपए है। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट हमारा बचने वाला है, इस अमाउंट का उसे 10% देना है। तो कितना अमाउंट बचेगा, तो 2 लाख, यहाँ से स्टार्टिंग का 1.5 लाख रुपए तो निकल चुका है निरंक से, और उसके 1.5 लाख रुपए से जितना अमाउंट है, यानी 2,76,000 में से 1.5 लाख रुपए उसके निकल चुके हैं। तो बाकी जो अमाउंट बचा हुआ है 1,26,000 रुपए, इसका उसे 10% देना होगा। यहाँ पर इस तरीके से आप लाइन खींच करके इसको समझ सकते हैं कि टोटल आय 2,76,000 थी, उसमें से स्टार्टिंग का 1.5 लाख रुपए में जीरो हुआ, 1.5 लाख रुपए से आगे की जो राशि बचेगी उसका उसे 10% देना है। तो कैसे निकालेंगे, उसके आखिरी 2,76,000 रुपए में से 1.5 लाख को माइनस करेंगे। तो इसको लिखते हैं आयकर की गणना 1,50,000 तक, इतने रुपए तक कितना आयकर देना है उसे, 0 रुपए, या जिसको हम कहते हैं निरंक। फिर उसके बाद 1,50,000 से उसकी आय कहाँ तक पहुंची हुई है, उसकी आय पहुंची है 2,76,000 रुपए। तो 2,76,000 तक कितना देना है उसे, 10% देना है, यानी 2,76,000 माइनस 1.5 लाख, तो 1,26,000 का उसे 10% देना है। 1,26,000 का 10% उसको आयकर के रूप में देना होगा। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, 1,26,000 गुणा 10% है, तो 10/100। इसको कैंसिल करें, 1 0 और 1 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 12,600 रुपए। अब स्टार्टिंग की जो 1.5 लाख रुपए थे, उसका जो आयकर है वो 0 रुपए है। फिर 1.5 लाख रुपए से आगे की राशि का जो आयकर है वो 12,600 रुपए है। तो यहाँ पर जो टोटल आयकर है, यानी ये 0 रुपए और 12,600 रुपए को हम जोड़ते हैं, तो 12,600 रुपए ये आयकर आया हुआ है। अब इस आयकर का उसे 3% और देना है। क्या देना है उसे, 3% उसको शिक्षा उपकर देना होता है। तो अभी हम चौथी स्टेप तक पहुंच चुके थे। अब हमारे पास कैलकुलेशन का 5वां स्टेप है शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर जो हम आयकर कैलकुलेट किए हुए हैं, इस आयकर का हमें 3% और निकालना है, यानी 12,600 का 3%, यानी 3/100। ओके, 2 शून्य और ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे। तो 6 तिया 18, 3 दूनी 6 और 1 7 और ये 378 रुपए ये शिक्षा उपकर आया। 5वें के बाद 6वां स्टेप होता है कुल देय आयकर, यानी उसे टोटल कितना देना है। तो कुल देय आयकर के लिए हमने जो आयकर कैलकुलेट किया हुआ था, इस आयकर के साथ हमें शिक्षा उपकर को जोड़ देना है। तो आयकर कितना है, 12,600 में शिक्षा उपकर आया हुआ है 378। इसको हम जोड़ते हैं 8 7 9 12, यानी 12,978 रुपए उसे वर्ष के अंत में आयकर के रूप में देना होगा। यहाँ हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया हुआ है वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय 40,000 रुपए है। वह 42,000 रुपए वार्षिक अपने सामान्य भविष्य निधि में तथा 6,000 रुपए अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देता है।
यदि वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए 1600 रुपए प्रति माह आयकर देता है तो अंतिम माह में देय आयकर ज्ञात कीजिए। और जबकि समस्त छूट 1 लाख रुपए तक है, यानी वो जितनी बचत करता है तो 1 लाख रुपए तक यदि उसने बचत किया है तो 1 लाख रुपए तक की बचत पे उसे छूट मिलने वाली है। और आयकर की जो दरें हुई हैं, दरें दी गई है हमको यहाँ पर 2.5 लाख रुपए तक जीरो, यानी कोई आयकर नहीं दिया है। और 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच का जो राशि होगा उसमें 10% आयकर देना है। और 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच की जो राशि होगी उसमें हमें 20% आयकर देना है। और इसमें 3% हमको शिक्षा उपकर भी देना होता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो नया क्या है कि अगर हम आयकर कैलकुलेट करेंगे तो आयकर कैलकुलेट करने के बाद उसने कहा है कि उसने शुरू के 11 महीने तक हर महीने 1600 रुपए के हिसाब से आयकर पे किया हुआ है। तो 11 महीने तक उसने जितना आयकर जमा कर लिया हुआ है उसके बाद 12वें महीने में उसका जो अमाउंट बचेगा आयकर का उसको 12वें महीने में हमको देना है, वो हमको वैल्यू को निकालना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें वार्षिक आय। तो वार्षिक आय लिखते हैं। अब क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि मासिक आय 40,000 रुपए है। तो जो आय उसने बताया है वो मासिक आय बताया है, जबकि हमको क्वेश्चन में वार्षिक आय लिखनी होती है। तो यदि वो हर महीने 40,000 रुपए उसकी आय है तो साल भर की आय कितनी हो जाएगी? 40,000 गुणा 12, यानी कि 4,80,000 रुपए। ये उसकी वार्षिक आय हो गई। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमें लिखना होता है बचत, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर दान की राशि नहीं गई है ना। तो दान की राशि नहीं है तो डायरेक्ट हम बचत के पॉइंट में आते हैं। तो बचत क्या क्या किया हुआ है उसमें, वो 42,000 रुपए वार्षिक सामान्य भविष्य निधि में। तो सामान्य भविष्य निधि, तो सामान्य भविष्य निधि में उसने वार्षिक जमा किया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दें, वार्षिक उसने 42,000 जमा किया है तो टोटल साल भर में उसका 42,000 रुपए हुआ। उसके बाद में वो 6,000 रुपए अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देता है। तो LIC में वो 6,000 रुपए अर्धवार्षिक, अब अर्धवार्षिक दे रहा है यानी साल भर में कितने बार देगा? साल भर में वो 2 बार देगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 6,000 गुणा 2, यानी साल भर में वो कितना जमा किया है वो वैल्यू हमें चाहिए होती है। तो साल भर में वो जमा करेगा LIC में 12,000 रुपए। अब इसके बाद और कोई बचत उसने नहीं किया है तो इसी को हम जोड़ते हैं 42,000 और 12,000, तो ये हो जाएगा 54,000 रुपए। ओके, अब 54,000 रुपए हो चुके हैं। अब उसके बाद उसने कहा था कि समस्त छूट 1 लाख रुपए तक हो सकती है। अब यहाँ पर जो उसने बचत किया हुआ है वो 1 लाख रुपए से कम है, यानी हमें इस पूरे अमाउंट को ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये बचत हमारा हो गया 54,000 रुपए। अगर ये अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा हुआ होता तब हम 1 लाख रुपए को वहां पर बचत मानते। तो अब तीसरा नंबर का स्टेप होगा कर योग्य आय। कर योग्य आय में हमें क्या करना होता है, इसमें हमें पहले स्टेप में से जो अमाउंट आया है उसमें से सेकंड वाले को माइनस करना होता है, यानी वार्षिक आय में से हमें बचत को घटाना होगा। तो 4,80,000 में से हमें माइनस करना है 54,000 रुपए को, जितना उसने बचत किया हुआ है। तो 3 बार 0 आ गए और ये हो गया 6, 2 और 4। तो 4,26,000 रुपए उसकी कर योग्य आय है। अब इस 4,26,000 जो उसकी कर योग्य आय है उसी में हमें आयकर को कैलकुलेट करना है। तो अब हम आते हैं चौथा पॉइंट हो जाएगा आयकर की गणना। आयकर की गणना, तो आयकर की गणना के लिए फिर हम देखते हैं कि हमको आयकर की गणना के लिए क्या उसमें दर बताया है। तो स्टार्टिंग से लेकर के देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी जो आय है इस तरीके से हम लाइन खींचते हैं, ये 0 है और उसकी आय आई हुई है 4,26,000। 4,26,000 ये उसकी लास्ट जो कर योग्य आय है। अब इसमें कहाँ पर स्टॉपेज है देखिए, पहला तो 2.5 लाख रुपए में, तो एक पॉइंट बना लेते हैं, ये हो गया 2.5 लाख रुपए। ओके, और उसके बाद में 2.5 लाख रुपए से फिर नेक्स्ट हमें रुकना है 5 लाख रुपए में। तो यहाँ पे मैं 2.5 लाख को यहाँ बना दे रही हूँ, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग हमको दिया है 2.5 लाख रुपए में एक स्टॉपेज है, फिर नेक्स्ट स्टॉपेज है 5 लाख रुपए, यानी ये 4,26,000 से
आगे में हमको स्टॉपेज दिया है। तो शुरू का जो 2.5 लाख रुपए है उसको वहां पर कोई आयकर नहीं लगता, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जितना अमाउंट होता उसका उसे 10% आयकर देना होता। तो यहाँ ये अमाउंट जो है 5 लाख रुपए से कम आ रहा है, यानी ये जो डिफरेंस जितना भी मिलेगा हमको 4,26,000 और 2.5 लाख के बीच जो भी डिफरेंस आएगा उसका हमको 10% निकालना है। तो आयकर की गणना करते हैं, तो 2,50,000 तक कितना आयकर होगा? 0 रुपए। उसने कहा था वहां तक हमको कोई आयकर नहीं देना है। फिर 2,50,000 से 5 लाख रुपए तक 10%। तो सेकेंड उसने कहा है 2,50,000 से 5 लाख तक कितना देना है? 10%। अब देखिए 5 लाख रुपए तो उसका अमाउंट नहीं आ रहा है, उसका कितना बच रहा है? 4,26,000। तो हम क्या करेंगे? 4,26,000 में जो स्टार्टिंग का 2.5 लाख रुपए है उसको माइनस करते हैं। तो इसमें माइनस कर देंगे 2.5 लाख रुपए को, तो पता चल जाएगा कि कितना राशि उसका है जिस पर 10% उसको आयकर देना होगा। तो माइनस करें, 0 हो गया, ये 6 हो रहा है और ये हो गया 7 और ये 1। ठीक है, तो यहाँ 1,76,000 रुपए में इसका क्या करना है? ये जो अमाउंट बचा है इसका उसे 10% आयकर देना है। 1,76,000 रुपए का 10% निकालें। 1,76,000 गुणा 10/100, 2 जीरो नीचे से और 2 जीरो ऊपर से कट गया, तो ये हो रहा है 17,600 रुपए। तो यहाँ देखिए ये 17,600 रुपए ये एक अमाउंट आया है और 0 रुपए ये दूसरा अमाउंट आया है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि उसको कितना आयकर देना होगा। तो ये हो रहा है 17,600 रुपए। तो 17,600 रुपए आयकर हुआ। अब इस आयकर का उसे 3% शिक्षा उपकर देना है। तो 5वां नंबर का पॉइंट हो जाएगा शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर क्या होता है कि जो हमने आयकर निकाला हुआ है उस आयकर का उसे 3% और देना है। तो क्या करेंगे? 17,600 का हमको 600 का 3% चाहिए, तो 3/100% है, तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू निकालते हैं। 17,600 गुणा 3/100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो। इसकी वैल्यू आ रही है 6 × 18, 7 × 21 और 1 22 और 3 2 5, 528 रुपए। ये शिक्षा उपकर हुआ। उसके बाद 6वां पॉइंट आता है कुल देय आयकर। तो कुल देय आयकर में हमको जो आयकर निकाले हुए हैं उस आयकर के साथ शिक्षा उपकर को जोड़ना होता है। तो आयकर कितना है? 17,600 रुपए है, इसमें हम शिक्षा उपकर 528 रुपए को जोड़ देते हैं। तो इसकी वैल्यू आ रही है 18,128 रुपए। यानी साल भर में उसे 18,128 रुपए आयकर के रूप में देना होगा। फिर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने क्या किया है कि 11 महीने तक हर महीने वो 1,600 रुपए आयकर के रूप में जमा कर दिया है। तो स्टार्टिंग के 11 महीने से वो जमा करते हुए चला है। कितना? हर महीने 1,600 रुपए उसने जमा किया है। तो हम ये देखते हैं कि 11 महीने तक उसने कुल कितना पैसा जमा कर चुका। ठीक है, और उसके बाद उस अमाउंट को हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो डिफरेंस बचेगा वो डिफरेंस अमाउंट को क्या करेगा? वो 12वें महीने में आयकर के रूप में जमा करेगा। 11 माह तक जमा राशि। तो 11 माह तक जमा राशि कितनी है? 11 बार गुणा कितना? 1,600 रुपए हर महीने उसने जमा किया हुआ है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 × 66 और 11 × 11 = 17, यानी 17,600 रुपए वो जमा कर चुका है। तो अब शेष राशि देखते हैं। तो शेष राशि क्या होगा? शेष राशि उसे टोटल देना था 18,128 रुपए। 18,128 रुपए में से वो 17,600 रुपए जमा कर चुका है। तो 17,600 को माइनस कर देंगे। तो इसकी वैल्यू आ रही है, ये 8 हुआ, 2 हुआ और 6 5 11 और ये कैंसिल हो गया। 528 रुपए उसको 12वें महीने में आयकर के रूप में जमा करना होगा। यहाँ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया है एक अधिकारी की वित्तीय वर्ष 2012-13 में वार्षिक आय
7,20,000 रुपए है, उसने सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह 4,000 रुपए, जीवन बीमा निगम में प्रति माह 3,000 रुपए जमा किए तथा 30,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा। एक अनाथ आश्रम को 20,000 रुपए दान दिया, जिसका 50% टैक्स से छूट है। सभी बचत पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है, तो आयकर ज्ञात करना है और आयकर की दरें इस प्रकार से दी गई हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना होता है वार्षिक आय। ठीक है, वार्षिक आय हमें क्या दिखाई दे रहा है? 7,20,000 रुपए, 7,20,000 रुपए। आपको स्टेप्स याद रखने हैं, किसके बाद कौन से स्टेप हमें लिखना होता है। सेकेंड, यदि उसने दान दिया हुआ है तो सेकेंड स्टेप में हमें दान की राशि लिखनी होती है। तो उसने अनाथ आश्रम में 20,000 रुपए दान दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे दान। दान कितना दिया है? 20,000 रुपए। और इस 20,000 रुपए का उसे 50% टैक्स में छूट मिलने वाला है, तो 20,000 रुपए का उसे 50% छूट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम छूट की वैल्यू निकालते हैं, तो 20,000 गुणा 50/100। तो यहाँ से ये 2 बार कैंसिल हुआ और ये 1 बार कैंसिल हुआ, 1, 2, 3 और 4, यानी उसे 10,000 रुपए छूट मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर हम लिखते हैं शेष आय। शेष आय का मतलब है उसकी जो मासिक, उसकी जो वार्षिक आय थी, उस वार्षिक आय में से उसे जो छूट मिलने वाला है उसको हम माइनस कर देंगे, तो कितनी आय उसकी बचती है? तो 7,20,000 रुपए में से हम माइनस कर देंगे 10,000 रुपए को, तो कितना बच जाएगा? 7,10,000 रुपए उसकी शेष आय बची हुई है, जिस पर हमें आयकर को कैलकुलेट करना है। अब चौथे नंबर में हम लिखेंगे बचत। वो कहाँ कहाँ बचत कर रहा है? तो बचत में पहला वो करता है कि सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह 4,000 रुपए है, तो यहाँ पर सामान्य भविष्य निधि, इसमें प्रति माह कर रहा है 4,000, तो 4,000 गुणा 12 महीने तक करेगा, 12 चौक 48,000 रुपए। फिर क्या किया है उसने? जीवन बीमा निगम में प्रति माह 3,000 रुपए करता है, तो दूसरा नंबर है जीवन बीमा निगम, इस पर करता है 3,000 रुपए, हर महीने कर रहा है, तो फिर से 12 से गुणा करेंगे, तो 12 तिया 36,000 रुपए वो साल भर में यहाँ जमा किया हुआ है। और क्या किया है? 30,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा, तो तीसरा नंबर राष्ट्रीय बचत पत्र एक बार खरीदा है, कितने का? 30,000 रुपए का, तो 30,000 रुपए राष्ट्रीय बचत पत्र का हो गया। तो अब टोटल हम जोड़ते हैं कि कुल उसको कितना उसने बचाया हुआ है, तो यहाँ 3 0 हो गए और 6 ये 36,000 रुपए था और ये 30,000 है ना, तो ये हो गया 6, 8, 14 और बचा 1, 10 और 1, 11, यानी वो 1,14,000 रुपए टोटल बचा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो बचत है वो कितनी हो रही है? 1,14,000 रुपए। फिर उसमें क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर छूट की अधिकतम जो सीमा है वो 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए तक यदि वो बचत करता तब उसको टोटल छूट मिल जाता, लेकिन उसने कितना बचत किया हुआ है? 1,14,000 रुपए। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्योंकि छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए है, इसलिए जो उसकी यहाँ पर ये जो वैल्यू है और यहाँ 1 लाख रुपए है, तो यहाँ पर हमने जो बचत लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो बचत है उस पर छूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लाख। तो हम यहाँ पे बचत को 1 लाख रुपए ही मानेंगे, 1 लाख रुपए वो बचा पाएगा। ठीक है, जो उसको टैक्स देना है उस टैक्स में से 1 लाख रुपए वो टैक्स से फ्री ले सकता है। अब उसके बाद में 5वां नंबर में आता है कर योग्य आय। तो कर योग्य आय कितनी हो जाएगी? तो उसके पास जो शेष आय बची हुई थी 7,10,000 रुपए में से वो क्या करेगा? जो बचत किया हुआ है उसने 1 लाख रुपए, बचत तो हालांकि उसने ज्यादा किया था लेकिन मैक्सिमम 1 लाख रुपए था, तो 1 लाख रुपए को ही हम उसमें माइनस करेंगे। तो कर योग्य आय के 7,10,000 रुपए, इसमें से हमको माइनस करना होगा 1 लाख रुपए को। तो अब उसके पास जो कर योग्य आय है वो हो गई
6,10,000 रुपए। ये है कर योग्य आय जिस पर हमें आयकर को कैलकुलेट करना है। अब छठवां नंबर में हम लिखेंगे आयकर की गणना। आयकर की गणना, आयकर की गणना पहला पॉइंट है वो 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देगा। 2 लाख तक कितना आयकर होगा? 0 रुपए। ठीक है। फिर 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक उसे 10% आयकर देना है। और उसके पास देखिए जो कर योग्य आय है कितनी है? 5 लाख रुपए से भी ज्यादा है। तो 2 लाख से 5 लाख के बीच का पूरा अमाउंट उसको आयकर में, यानी कि टोटल 3 लाख रुपए का उसको आयकर के दायरे में आ रहा है। और किस दर से? 10% की दर से। तो सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे 2 लाख से 5 लाख के बीच कितना अमाउंट फंसा है उसका? 3 लाख रुपए। ठीक है। इस 3 लाख का उसे कितना देना है? 10% देना है। तो 3 लाख रुपए टोटल उसका 5 से भी ज्यादा हो रहा है, तो टोटल 3 लाख रुपए बीच का अमाउंट फंस गया। उसका 10% देना है, तो वैल्यू निकालते हैं। 3 लाख गुणा 10/100। यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो उसके पास यहाँ पर आ रहा है 30,000 रुपए। पहले का ये 0 रुपए था, अब आ रहा है 30,000। अब उसकी आय जो है वो 5 लाख रुपए तक का हमने कैलकुलेट कर लिया। उसकी आय कितनी है? जो कर योग्य आय है वो 6,10,000 रुपए है। तो अब देखिए जब 5 लाख रुपए से आगे का जो अमाउंट होगा, 5 लाख से 10,000 का जो अमाउंट बचेगा उसका उसे 20% देना है। तो अब फिर से तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा? 5 लाख से 10 लाख तक। अब 10 लाख तक तो पहुंचा नहीं है, कितना पहुंचा है? 6,10,000। तो 6,10,000 तक उसको कितना देना है? 20% देना है। तो 5 में से 6,10,000 कितने रुपए हो जाएंगे? 6,10,000 में से 5 लाख को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 1,10,000 का उसे देना होगा 20%, यानी 20/100। कैंसिल करें यहाँ से, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो उसे देना होगा यहाँ पर 22,000 रुपए। ये टोटल उसका 6,10,000 रुपए का कैलकुलेशन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि उसकी आयकर कितनी हो रही है। तो यहाँ पर हम इन तीनों को जोड़ेंगे, 0, 30,000 और 22,000। तो यहाँ पर उसको आयकर देना हो रहा है 52,000 रुपए। 52,000 रुपए अभी आयकर निकला है। अब इस आयकर के लिए हमें और एक चीज निकालना है, शिक्षा उपकर, जो कि इस आयकर का 3% देना होता है। तो अब हम शिक्षा उपकर को कैलकुलेट करते हैं। 7वां नंबर हो रहा है शिक्षा उपकर। तो शिक्षा उपकर जो आयकर होता है उसका 3% देना है, यानी 52,000 रुपए का हमें देना है 3%। तो ये हो जाएगा 52,000 गुणा 3/100। कैंसिल करें, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये हो गया 0 और 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। 1,560 रुपए उसको शिक्षा उपकर देना है। अब 8वां नंबर फाइनल हमारा आंसर मिलने वाला है कुल देय आयकर। कुल देय आयकर। तो कुल देय आयकर क्या होता है? जो हमने आयकर कैलकुलेट किया हुआ है, इस आयकर के साथ हमें इस शिक्षा उपकर को जोड़ना होगा। तो कुल देय आयकर मतलब होता है आयकर में आपको जोड़ना है शिक्षा उपकर को। तो जोड़ते हैं, आयकर मिला हुआ है 52,000 रुपए और इसमें हम जोड़ देंगे शिक्षा उपकर मिला है 1,560 रुपए। तो ये कितना हो गया? 560 और ये हो गया 53,560 रुपए। तो इस तरीके से उस व्यक्ति को आयकर के रूप में 53,560 रुपए देना होगा।